शिवं शिवं। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इज़राइल और फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस अनुच्छेद को जानें जिसकी वजह से ये संघर्ष थम सकता है। और क्या ये पॉसिबल है कि उस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके? यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 जिसके तहत इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। अब ये क्या है? आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के लिए उठाया गया एक ठोस कदम है। यूनाइटेड नेशन चार्टर, इसका उद्देश्य और इसके आर्टिकल्स क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र वह पत्र है जिस पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने से संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था। आमतौर पर इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र का संविधान माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह एक संधि है। इस पर 26 जून 1945 को जरूरी 50 हस्ताक्षर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। उस समय 5 मुख्य संस्थापक देश चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ ने इस पत्र को स्वीकार किया था और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को इसके आर्टिकल्स पर अमल करना होता है, जिसमें 4 उद्देश्य होते हैं: वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना, यूएन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों के एकजुट होने के लिए पंच मुहैया कराना। ये इसका काम था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 51 कहता है कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूलभूत सिद्धांत है। हालांकि इस सिद्धांत के कई पक्षों पर विवाद है। इस पर सार्वभौमिक रूप से सहमति है कि कोई राष्ट्र हथियारबंद हमले के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकता है। वहीं कुछ इस बात को लेकर भी बहस करते हैं कि कितनी तीव्रता के हथियारबंद हमले को एक राष्ट्र खुद के आत्मरक्षा के रूप में कानूनी रूप से परिभाषित कर सकता है। अनुच्छेद 51 के तहत कई अंतर्राष्ट्रीय वकील इस बात को लेकर सहमत हैं कि नागरिकों के खिलाफ किसी उद्देश्य से किया गया हमला या रॉकेट हमला जो देश में सामाजिक जीवन को प्रभावित करे, उसे हथियारबंद हमला माना जाता है। अब यूएन का चार्टर 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल में बटा हुआ है। इसके 7वें चैप्टर में आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 51 तक, चैप्टर 7 में किसी देश की संप्रभुता और शांति को पैदा खतरे या उस पर हमले की आशंका की स्थिति से निपटने का प्रावधान है। तो संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के आर्टिकल 51 में किसी सदस्य राष्ट्र को उस पर सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा की कार्रवाई करने का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो भाई, इसके तहत अगर किसी सदस्य देश या व्यक्ति के खिलाफ कोई सैन्य हमला होता है तो सुरक्षा परिषद की ओर से शांति बहाली के लिए कदम उठाए जाने तक अपने बचाव में कार्रवाई कर सकता है। और सदस्य देश की ओर से आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी को भी फौरन बताने की जरूरत होती है और इसमें देरी करने से यूएन के शांति के प्रयासों को झटका लगने की बात कही गई है। मौजूदा समय में दुनिया में 195 देश हैं, उनमें से 193 यूएन के सदस्य राष्ट्र हैं।
दो देश गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं और इन दो देशों में द होली सी और फिलिस्तीन का नाम शामिल है। तो अनुच्छेद 51 को यदि अमल किया जाए तो शायद पूरा यूनाइटेड नेशन है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता है। हालांकि अक्सर आत्मरक्षा के तहत आने वाले तथ्यों पर विवाद रहा है। अब यहाँ पे हिंसा के बीच शायद ही कभी कोई पक्ष इस बात पर सहमत होता है कि कौन हमलावर है या कौन अपने आप को बचाने वाला है, और इसमें इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष भी कोई अपवाद नहीं है। यहाँ भी दो पक्ष बढ़ चुके हैं। पहला तर्क ये है कि आत्मरक्षा का अधिकार केवल एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच संघर्ष में लागू होता है, जबकि गजा कोई राष्ट्र नहीं है। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रों के काम करने के तरीके आत्मरक्षा की व्याख्या से कहीं अलग नजर आते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने इस सवाल का जवाब आज तक तय नहीं किया है। दूसरा तर्क यह है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और अन्य लोग ये मानते हैं कि गजा आज भी इजरायली कब्जे का विषय है, क्योंकि इजरायल उस क्षेत्र के चारों ओर का नियंत्रण अपने पास रखता है। अब अनुच्छेद 51 का मूल पार्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण होने की स्थिति में प्रस्तुत घोषणा पत्र से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के सहज अधिकार को तब तक कोई क्षति नहीं पहुंचेगी जब तक सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करती, और आत्मरक्षा के इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सदस्य जो उपाय अपनाएं उनकी तुरंत रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को की जाएगी। इससे इस घोषणा पत्र के अधीन सुरक्षा परिषद के इसी अधिकार और उत्तरदायित्व पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या उसके पुनः स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई ना करे। तो आत्मरक्षा का अधिकार कोई ब्लैंक चेक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून सही परिप्रेक्ष्य में अपनी आत्मरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन सिर्फ उतने सैन्य बल के इस्तेमाल में जो जरूरी और समानुपाती हो। तो आत्मरक्षा के समानुपाती होने का आम मतलब यह नहीं कि आप भी आंख के बदले आंख चाहें, क्योंकि बदले की भावना की कोई जगह अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है। सशस्त्र संघर्ष के लिए कानून है। आत्मरक्षा के अधिकार का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है, जो बल के प्रयोग या युद्ध में जाने को नियमबद्ध करता है, और यह कानून केवल सशस्त्र संघर्ष के दायरे के तहत है जिसके नियम अंतर्राष्ट्रीय या गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष से अलग होते हैं। तो मानवता के सिद्धांत के तहत किसी जगह पर अतिरिक्त पीड़ा देने और क्रूरता की मनाही है, और इसका जवाब है कि वहां पर कितनी सैन्य आवश्यकता है। अभी तर्क ये भी है कि गजा में इजरायली बमबारी जो है बेअसर है, क्योंकि वे हमेशा रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम रहते हैं। तो एक तरह से इस परिप्रेक्ष्य में यह ताकत के इस्तेमाल का निरर्थक साबित होना है। लेकिन सैन्य जरूरत की ओर तो देखें, उस तरफ से देखेंगे तो ये सही तर्क हो सकता है कि हमलों को नाकाम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाए। तो वास्तव में ये सच है कि अगर कोई कानून किसी खास काम की अनुमति देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक, नैतिक या रणनीतिक रूप से भी सही हो। तो यहाँ पे संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। सशस्त्र संघर्ष के नियमों के अंतर का मूल सिद्धांत ये होता है कि संघर्ष में शामिल पक्ष लड़ाकों और आम लोगों में अंतर करें। अब इस सिद्धांत के तहत बहुत से नियम होते हैं
आम लोग और उनकी चीज़ों को निशाना बनाना हमेशा प्रतिबंधित होता है। युद्ध में शामिल लड़ाकों, गैर लड़ाकों और सैन्य चीज़ों के खिलाफ हमले किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून सैन्य साजो सामान को परिभाषित करता है। इसके तहत वो चीज़ आती है जो सैन्य कार्रवाई में प्रभावी योगदान देती है और जिसका आंशिक या पूरी तरह नष्ट होना एक निश्चित सैन्य लाभ प्रदान करता हो। और फिर यहाँ पे फिर मानवाधिकार भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई बार कह चुका है कि युद्ध के समय में मानवाधिकार समाप्त नहीं हो सकते। हालांकि उस समय सशस्त्र संघर्ष के कानून के तहत ही उस क्षेत्र का शासन चल रहा होता है जो युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। इज़राइल के अंदर अरब गांव में जब झड़पें होती हैं तब वहाँ सशस्त्र संघर्ष के कानून लागू नहीं होते हैं। वहाँ पर इजरायली कानून एजेंसियाँ और सुरक्षा बल केवल मानवाधिकार कानून के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आते हैं। तो 51 अनुच्छेद के अंतर्गत इस संघर्ष पे विराम लगाया जा सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।